हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके साथ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपको सेल स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया था और उसमें सेल ऑर्गन्स की नॉर्मल जानकारी भी दे दी थी। अब हम न्यूक्लियस को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गन होता है न्यूक्लियस। ठीक, और न्यूक्लियस की खोज जो है सन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस का काम क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उन सभी का नियंत्रण करता है। तो चलिए हम इसको नोट्स में देखेंगे। तो नोट्स में हमने इसको पॉइंट्स बना के लिखा है ताकि आपको याद करने में ईजी जाए, कोई प्रॉब्लम न जाए। तो न्यूक्लियस सेल का ब्रेन कहलाता है जिसके द्वारा प्रोटोप्लाज्म की सारी एक्टिविटीज़ नियंत्रित होती हैं। ठीक, न्यूक्लियस क्या कहलाता है? सेल का ब्रेन कहलाता है जिसके द्वारा प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म उसी को बोलते हैं जो सेल के अंदर भरा होता है, चिपचिपा पदार्थ भरा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसी के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होती है प्रोटोप्लाज्म में, उन सभी की एक्टिविटीज़ का नियंत्रण करता है न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस प्रायः सभी लिविंग सेल्स में पाया जाता है। जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं प्रायः सभी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी तथा अन्य प्रोकैरियोट जैसे कि बैक्टीरिया, इनमें स्पष्ट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया और बैक्टीरिया हो गया, इनकी सेल कैसी होती है? प्रोकैरियोट्स होती हैं और इसमें न्यूक्लियस जो है स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियस के स्थान पर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, यानी कि केंद्रक पदार्थ पाया जाता है। ठीक, कभी भी नए न्यूक्लियस उत्पन्न नहीं होते हैं, अपितु सेल डिवीजन के फलस्वरूप ही इनका फॉर्मेशन होता है। यानी कि कभी भी ऐसे नए न्यूक्लियस कहीं उत्पन्न नहीं हो जाते हैं। जब तक कि सेल डिवीजन ना हो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेल डिवीजन के थ्रू ही न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। ठीक, प्रायः वन सेल में वन न्यूक्लियस होता है, अतः सेल यूनिन्यूक्लियेट कहलाती है। ठीक, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, अतः एक न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया तो वो सेल क्या कहला गई? यूनिन्यूक्लियेट कहला गई। ठीक, वन से अधिक न्यूक्लियस के प्रेजेंट होने पर सेल मल्टी न्यूक्लियेट होता है। यानी कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिनमें कि एक से अधिक भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ऐसी कुछ ही सेल्स होती हैं, बहुत कम होती हैं। तो उसी वो सेल क्या कहला गई जिसमें एक से अधिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो मल्टी न्यूक्लियेट कहला जाती है। ठीक, और ऐसी सेल्स नॉन सेप्टेड मल्टी न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर वाली जो सेल होती है सीरोसिटिक कहलाती है। ठीक, इसके बाद हम अपने न्यूक्लियस के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये न्यूक्लियस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है जो हमने खुद से बनाया है। ये देखिए, ये न्यूक्लियस का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। तो न्यूक्लियस के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में देखेंगे कि प्रायः न्यूक्लियस सेल के मिडिल में या सेंटर में प्रेजेंट होता है, परंतु इसकी पोजीशन डिफरेंट भी हो सकती है। यानी प्रायः सेल वैसे न्यूक्लियस तो जो है सेल के सेंटर में ही प्रेजेंट होता है, लेकिन इसकी पोजीशन डिफरेंट भी हो सकती है। सेंटर के अलावा ये साइड में भी प्रेजेंट हो सकता है। ये डिफरेंट साइज़ की होती हैं। ये अनियमित तथा सेल की सेल्स पे क्या होता है? चपटा होता है, यानी कि इसकी साइज़ जो है वो ज़रूरी नहीं है कि ये गोल ही हो, ये डिफरेंट साइज़ के भी हो सकते हैं। जैसे कि अनियमित सेल्स हो गई और सेल की सेल्स हो गई, इनमें क्या होता है? ये चपटे साइज का होता है। ये हॉर्स शू शेप्ड यानी घोड़े की नाल की तरह, ब्रांचेड यानी शाखित होता है, लैंसुलेट यानी कि भालाकार भी हो सकता है। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर जेली जैसा द्रव्य कैरियोलिन भरा रहता है जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, तो न्यूक्लियर के अंदर क्या भरा होता है? जेली जैसा द्रव्य भरा होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जिससे सेल में क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ठीक, कैरियोलिन पे धागे के समान क्रोमैटिन निलंबित रहते हैं जो कि क्रोमैटिन जाल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो कैरियोलिन पे धागे के समान, ये देखिए धागे के समान क्रोमोनिमेटा प्रेजेंट है और ये क्रोमोनिमेटा जो है वो जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन जाल। ये क्रोमैटिन जाल का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्रोमैटिन नेट भी कहते हैं। ये देखिए लिखा क्रोमैटिन नेट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, और न्यूक्लियस में कुछ केमिकल मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि प्रोटीन 70% प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड 3.5% होता है, डीएनए 10% होता है और आरएनए 2.3% प्रेजेंट होता है।
तो न्यूक्लियस जो होता है ना वो निम्नलिखित 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर सैप, और थर्ड होता है न्यूक्लियोलस, फोर्थ होता है क्रोमैटिन और न्यूक्लियर रेटिकुलम। तो जो सबसे फर्स्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको देखेंगे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ना ये 2 लेयर्स पर डिवाइड होता है। इसकी 2 लेयर होती है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, और इन दोनों लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक कोमल मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियस जो होता है वो चारों ओर से एक कोमल मेम्ब्रेन्स के द्वारा घिरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, और इस मेम्ब्रेन्स की ये जो मेम्ब्रेन होता है ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस की बॉडी को अलग रखता है। ठीक, क्योंकि न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट होता है, चारों तरफ से साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है सेल का। ठीक, और तो ये साइटोप्लाज्म से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियस की बॉडी को अलग रखती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर जो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है ना वो डबल लेयर प्रतीत होती है, यानी कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना ये और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दोनों मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो 80 से 100 एंगस्ट्रॉम चौड़ी होती हैं, और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट होता है, जो कि 100 से 300 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है। ठीक, इसके बाद हम न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं, तो ये न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, जिसको हम अलग से पढ़ेंगे। और इसके बाद हम बताते हैं कि दोनों मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो उसके बीच में पेरिक्लाइनल स्पेस होता है, जो कि 100 से 300 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है, ये हमने आपको बता दिया। और ये जो आउटर लेयर पर, इसकी आउटर लेयर पर क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, और जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा ही रहता है। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है, और इसके बीच बीच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में क्या प्रेजेंट होता है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए पोर्स मतलब छिद्र प्रेजेंट होते हैं, और ये जो छिद्र होती है ना ये 400 एंगस्ट्रॉम चौड़ा होता है। ठीक, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड्स तथा प्रोटीन की बनी होती है। ठीक, और न्यूक्लियस डिवीजन की कुछ स्टेजेस में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना ये लुप्त हो जाती है, लेकिन स्टेजेस समाप्त होने के बाद पुनः इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसका फॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियस में कहाँ से होता है, जो जेली जैसा द्रव्य कैरियोलिप भरा होता है ना उसी के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक, और ये जो जेली जैसा द्रव्य भरा होता है ना कैरियोलिप, इसको ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। ठीक, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल का मतलब क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य का मतलब होता है कि जिससे कुछ पदार्थ होते हैं, विभिन्न पदार्थ होते हैं, उसका आदान प्रदान साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में जो है होता रहता है, उसका नियंत्रण बना रहता है। तो ये तो हम पढ़ लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। और सेकंड क्या है, सेकंड है न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस सैप। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में तो आपने जान लिया, अभी हमने बताया कि इसके अंदर क्रोमैटिन जैसा द्रव्य भरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ही जो है एक पारदर्शी अवतल कड़ी की द्रव्य होता है। कड़ी की पदार्थ का मतलब है कि इसके अंदर जो द्रव्य भरा होता है ना, जो प्लाज्मा भरा होता है उसमें कणिकाएं प्रेजेंट होती हैं। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, जिसमें न्यूक्लियस के एंजाइम विद्यमान रहते हैं। ठीक, ये न्यूक्लियोप्लाज्म किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, और इसमें न्यूक्लियस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और इसमें ये जो है, इसमें जो है आरएनए तथा राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ठीक, क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं और ये राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें ये प्रेजेंट होता है, देखिए क्रोमैटिन जाल प्रेजेंट होता है। ठीक, इसके अतिरिक्त इसमें क्रोमैटिन जाल प्रेजेंट होता है, जो कि क्रोमैटिन नामक पदार्थ के बने होते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये देखिए ये न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर है।
न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, ये दो या दो से अधिक की संख्या में पाया जाता है, जो कि न्यूक्लियस का ही एक छोटा भाग होता है। ये एनिमल एवं प्लांट सेल में दोनों में क्या होती है, समान होती हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें ज्ञात होता है कि इनका जो फॉर्मेशन है वो किससे होता है, क्रोमोसोम के सेकेंडरी संकीर्णन बिंदु से होता है। ठीक, इसका फॉर्मेशन किससे होता है, क्रोमोसोम के सेकेंडरी संकीर्णन बिंदु से होता है। और क्रोमोसोम के जिस भाग से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है या बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एरिया कहते हैं, ये न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। ठीक, न्यूक्लियोलस के चारों ओर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसके चारों ओर। इसके अंदर जो है कणिका में तरल पदार्थ होता है। ठीक, ये देखिए कणिका में तरल पदार्थ भरा हुआ है, इसके बाहर जो है कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक, जिसकी डेंसिटी जो होती है ना, ये जो कणिका में पदार्थ भरा होता है, इसकी डेंसिटी जो होती है वो न्यूक्लियोप्लाज्मी की डेंसिटी से कहीं अधिक होती है। ठीक, इसके अंदर की जो कणिकाएँ होती हैं वो कैल्शियम प्लस प्लस आयनों के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ठीक, किसके द्वारा जुड़ी होती है, कैल्शियम प्लस प्लस आयनों के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक, इसमें 10% RNA होता है, 85% प्रोटीन होता है तथा 5% इसमें क्या होता है, DNA होती हैं। तो ये हो गई न्यूक्लियोलस की बात। इसके बाद हम आते हैं क्रोमैटिन और न्यूक्लियर रेटिकुलम, यानी कि क्रोमैटिन जाल जो बन रहा था, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो न्यूक्लियर रेटिकुलम होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन की बनी हुई बहुत सी कुंडलित धागों के समान रचनाएं होती हैं। ये देखिए बहुत सी कुंडलित धागों के समान रचनाएं हैं ना, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में जो प्रेजेंट होती हैं, यही होता है न्यूक्लियर रेटिकुलम। कुंडलित धागों के समान जो रचनाएं पाई जाती है, जो मिल करके एक क्या बनाती हैं, मिलकर एक महीन जाल बनाती हैं। ठीक, मिलकर एक महीन जाल बनाती हैं। देखो जाल बना ली पूरा मिल करके, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रेटिकुलम या फिर केंद्रक जालिका कहते हैं। इसी को हम केंद्रक जालिका कहते हैं या फिर न्यूक्लियर रेटिकुलम कहते हैं। इस जालिका पर अनेक सूक्ष्म कणिकाएं दिखाई देती हैं, यानी माइक्रो कणिकाएं इसमें जो है दिखाई देती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कण कहते हैं। ये जालिका ही कोशिका विभाजन के समय एकत्रित हो करके और क्या करती है, स्पष्ट तंतुओं जैसी रचनाएं बनाती है। ठीक, ये जालिका जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के समय ये एकत्रित हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं और स्पष्ट तंतु यानी कि फिलामेंट जैसी रचना बनाती हैं। ठीक, फिलामेंट जैसी रचना बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। जब ये फिलामेंट जैसी रचना बना लेती हैं, उसी को हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारा क्रोमैटिन जाल हो गया। तो यहाँ से हम न्यूक्लियस के 4 पार्ट पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, तो ये देखिए ये फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस में फर्स्ट है कि ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है या भाग लेता है। दूसरा है कि ये ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये ग्रोथ के लिए यानी न्यूक्लियस की ग्रोथ के लिए जो है बहुत, न्यूक्लियस जो होता है इम्पॉर्टेंट होता है, सेल की ग्रोथ के लिए न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, और ये रिप्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि ये रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक, न्यूक्लियस एवं साइटोप्लाज्म के अंतर संबंधों पर कार्य की क्रियाएं निर्भर होती हैं, जिसमें कि केंद्रक नियंत्रण केंद्र का कार्य करता है। ठीक, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के संबंध में जो अंतर संबंध होता है, उसमें कार्य की क्रियाएं निर्भर करती हैं इसकी, और जिसमें कि केंद्रक नियंत्रण केंद्र का कार्य करता है। यानी अभी हमने बताया था ना कि केंद्रक जो होता है वो किसका काम करता है, नियंत्रण का कार्य करता है, तो वो नियंत्रक केंद्र का कार्य करता है। और ये रूट्स के एपिडर्मल हेयर्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें न्यूक्लियस टिप की ओर आ जाता है। ठीक, रूट्स की जो एपिडर्मल हेयर होती है ना, उसका फॉर्मेशन करता है ये, जिसमें कि न्यूक्लियस कहाँ आ जाता है, टिप की ओर आ जाता है। न्यूक्लियस के क्रोमोसोम वंशागत लक्षणों के वाहक होते हैं, जो जीन्स के रूप में क्रोमोसोम्स पर स्थित होते हैं। ठीक, न्यूक्लियस के जो क्रोमोसोम होते हैं वो वंशागत लक्षण जेनेटिक कैरेक्टर्स के क्या होते हैं, वाहक होते हैं, जो जीन्स के रूप में क्रोमोसोम पर निर्भर होते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस हो गया। तो यहाँ से हमारे न्यूक्लियस के जानकारी हमने आपको दे दी है, न्यूक्लियस की जितनी भी जानकारी हमारे पास थी हमने आपसे शेयर कर दी है। और आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।